बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सद्दाम रसूल और आज हमारा 5th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम ये जानने की कोशिश कर देंगे कि क्या कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या होती हैं। हम ये जानने की कोशिश करें कि वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है और इसके अलावा जो है हम ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू चेन के बारे में। तो वैल्यू चेन क्या होती है? वैल्यू चेन का मतलब है ऑल सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू ऐड वैल्यू इन ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन, इन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके रॉ मटेरियल से लेके उसके फाइनल गुड तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ जो कि आपकी प्रोडक्शन के अंदर वैल्यू ऐड कर रही हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं कि आपका प्रोडक्शन प्लांट बहुत एफिशिएंट है, आपकी लेबर फोर्स जो है वो बहुत स्किलफुल है। तो ये तमाम ये एक्टिविटी जो है, इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, आपकी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर रही है। इसी तरह अगर आप बात कर लेते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऐसी है, आपकी व्हीकल्स जो हैं वो इस तरह अपडेटेड हैं, इस तरह अप टू द मार्क हैं, जो कि प्रोडक्ट को ख़राब हुए बगैर, प्रोडक्ट के अंदर को डैमेज किए बगैर कस्टमर तक पहुंचा देती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जो आपकी व्हीकल्स हैं, वो भी वैल्यू ऐड कर रही। तो ये एक अनदर एक्टिविटीज़ होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं या जो मैंने दो बताई हैं, क्या कर रही हैं? वैल्यू ऐड कर रही हैं। अच्छा, कुछ एक और एक्टिविटी हो सकती है। लेट्स सपोज आपका कस्टमर सर्विस जो है उसका प्रोसेस इतना एफिशिएंट नहीं है जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाइड होता है, तो इसका मतलब ये आपकी जो एक्टिविटी है ये वैल्यू ऐड नहीं कर रही। ठीक होगा? तो आपने वैल्यू चेन को अंडरस्टैंड करने का, वैल्यू चेन को समझने का मकसद क्या होता है? वैल्यू चेन को समझने का मकसद ये होता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर रही हैं, ताकि उनको आप जो हैं केयरफुली उसी तरह रख सकें और अपने बिज़नेस को आगे लेके चल सकें। और दूसरी तरफ अगर आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही, तो आपने उन एक्टिविटीज़ को क्या करना होता है? उन एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना होता है या उन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना होता है, ताकि आप जो है ताकि आप जो है अपने वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस को जो है वो प्रोडक्टिव बना सकें। तो ये वैल्यू चेन का कंसेप्ट है। वैल्यू चेन का क्या कंसेप्ट है, जिसकी डेफिनेशन हमने शुरू में बताई है कि वो तमाम एक्टिविटीज़, ऑल सेट ऑफ एक्टिविटी जो कि क्या करती हैं, आपके बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड करती हैं। वेदर इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन के प्रोसेस में आप देख लें, वेदर आपकी जो दूसरी आपकी सर्विसेज एक्टिविटीज़ हैं उनमें देख लें, तो इनको आपको आइडेंटिफाई करना, अपनी वैल्यू चेन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपकी वैल्यू चेन के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ वैल्यू ऐड कर रही हैं, तो आप उनको कभी नहीं छेड़ेंगे। कौन से एक्टिविटी प्रोसेस जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप उनको कभी भी ख़त्म करने का नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी वैल्यू चेन क्या है, कौन सी चीज़ें वैल्यू ऐड कर रही हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वैल्यू ऐड नहीं कर रही, तो फिर आप जो है वो आप हाईली वल्नरेबल होंगे। भाई किसी भी टाइम जो है आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ अंडर परफॉर्मिंग होगी, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी जो है वो कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, जो अकॉर्डिंग टू द KPIs, अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क परफॉर्म नहीं कर रही। तो वैल्यू चेन का ये बेसिक प्रोसेस होता है। ठीक हो गया? उसके बाद वैल्यू चेन के अंदर होती हैं कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़, कुछ होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक हो गया? तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ वैल्यू चेन के अंदर वो होती हैं जो कि रॉ मटेरियल से लेकर जो फिनिश गुड तक जो तमाम एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी। इसकी एग्जांपल क्या ले लेते हैं? जैसे कि रॉ मटेरियल को परचेज करना, ये आपकी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। एक बंदा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ठीक हो गया? और उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही होती हैं। जैसे कि अगर आपके HR डिपार्टमेंट है, अगर आपका लेट्स सपोज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है,
ये क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। ये क्या कर रहा है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहा है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या कौन सी चीज़ है, आपकी प्रोडक्शन है, हो लेट्स सपोज आप प्रोडक्शन प्राइमरी एक्टिविटी है। तो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट खरीदेगा, तभी आपकी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर अगर अच्छे लोगों को, स्किलफुल लोगों को हायर किया जाएगा, तभी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जो बुनियादी एक्टिविटीज़ होती हैं, और सेकेंडरी एक्टिविटी होती है जो उन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक हो गया। तो आप होपफुली वैल्यू चेन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। दूसरा हमारा टॉपिक्स है कोर कंपिटेंसीज। सो कोर कंपिटेंसीज क्या होता है? कोर कंपिटेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस की वो स्ट्रेंथ हैं, वो उसके डिस्टिंक्टिव एडवांटेज हैं, वो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो उनको कंपेटिटिव एज देती हैं, जो उनको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। वो उनके प्रोसेसेस हैं, वो उनके ब्रांड रेपुटेशन हो सकती है, वो उनका जो है बहुत अच्छा कल्चर हो सकता है, वो उनकी स्किलफुल लेबर हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनकी बेसिस पे अपनी कोर कंपिटेंसीज जो है वो डेवलप कर सकता है। तो कोर कंपिटेंसीज जो होती हैं, इनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? कोर कंपिटेंसीज जो है, जो भी आप कोर कंपिटेंसी डेवलप करें, इसका मतलब है कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट पे होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप कोई स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हैं, आप कहते हैं जी ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, लेकिन उसको ख़रीदने वाले कस्टमर जो है, उसको ख़रीदने वाला सेगमेंट ही जो है वो बहुत छोटा हो, तो इससे क्या मुराद है कि वो आपकी कोर कंपिटेंसी की जो एप्लीकेशंस है वो वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया। दूसरी बात, जो आपने कोर कंपिटेंसीज वो डेवलप करनी है जो कि आपको क्या दे सकें, डिस्टिंक्टिव एडवांटेज दे सकें, जो आपको कंपेटिटिव एज दे सकें। सो यहाँ ये पॉइंट जनरेट होता है कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है। कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो आपके वो स्किल्स हैं, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आपके रिसोर्सेज हैं जो आपको दूसरों से सुपीरियर करते हैं, दूसरों से मुख्तलिफ करते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो है उसने एक प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, और उसको उसकी जो है जो बिल्डिंग है, जो उसको जो लैंड लेनी है, उसको ख़रीदनी है। उसके पास ना अपनी लैंड है ना अपनी बिल्डिंग है। ठीक हो गया। और उसके पास जो है वो क्या है, प्रोडक्शन जो मशीनरी है वो सेकंड हैंड है, आउटडेटेड है। उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अप टू डेटेड जो है वो मशीनरी खरीद सके। जो दूसरी तरफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक लैंड को ऑन करती है, एक बिल्डिंग को ऑन करती है। ठीक हो गया। और उसके पास ये रिसोर्सेज, ये कैपेबिलिटी है कि वो जो है सुपीरियर क्वालिटी की मशीनरी, सुपीरियर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी जो है उसको ख़रीद सके। ठीक होगा। तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो जिसके पास अपनी लैंड थी, जिसके पास अपनी बिल्डिंग थी, जिसके पास रिसोर्सेज थे कि वो एफिशिएंट मशीनरी खरीद सके, तो उसको जो है, जो पहली कंपनी है जिसको लैंड रेंट पे लेनी है, जिसको जो है बिल्डिंग जो है अभी वो बनानी है, या उसको लीज पे लेनी है, या जिसको मशीनरी खरीदने, उससे क्या कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है। उसकी वजह यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ये सारे रिसोर्सेज को ऑन करती है, उसकी डेफिनेटली जो है वो कॉस्टिंग जो है उसमें उसको एज मिलेगा, जो कि उसका कंपेटिटिव एडवांटेज का बायस हो सकता है। इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने स्केल, लार्ज स्केल की वजह से का एक कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो हासिल कर पाते हैं। जैसे कि हम अगर चेज़अप की बात कर लें, तो वो ब्रांड वही होते हैं, प्रोडक्ट वही होती हैं। चेज़अप पे आपको अगर सस्ता मिल जाएगा, दूसरी जाके स्टोर से लेंगे तो हो सकता है आपको महंगा मिले। तो आपने क्या इस बारे में सोचा है कि जो चेज़अप है वो कैसे इस चीज़ के कैपेबल होता है कि वो आपको वही सेम प्रोडक्ट सस्ती दे सके? उसका ये है, उसकी वजह ये होती है कि जो चेज़अप है वो बल्क क्वांटिटी में ख़रीदता है, और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर आता है, तो उसको बल्क क्वांटिटी में जब प्रोडक्शन करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो तमाम ज़्यादा यूनिट्स के अंदर जो है वो क्या स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरह उनकी क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है। जब उनको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है और कोई लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर होता है, तो इस काबिल हो जाते हैं कि उसको जो है वो दूसरों से थोड़ा सस्ता दे सकें।
जब वो दूसरों को सस्ता दे सकते हैं तो जो उनसे ख़रीदने वाला उसके पास भी ये कंपेटिटिव एडवांटेज आ गया कि वो आगे कस्टमर को सस्ता पहुंचा सकता है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का कंसेप्ट। तो ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के कंसेप्ट की वजह से जो है वो उनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल होता है। इसी तरह अगर आप सोचें कि जो एप्पल है, एप्पल कंपनी के पास क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है? एप्पल कंपनी के आपने इसके बारे में सोचना है और रिसर्च करनी है। एप्पल कंपनी का जो अपेरेंटली जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। Because of their strong research and development, they are able to innovate continuously. When they are able to innovate continuously, तो लोग जो है उनको उन लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है कि ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो अप टू डेटेड होती है, वो यूनिक होती है, उसके अंदर बड़े यूनिक फीचर होते हैं जो कि दूसरे के अंदर नहीं होते। तो एप्पल कंपनी जो है इस बेसिस पे अपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेसिस पे जो है अपना एक कंपेटिटिव एडवांटेज बना चुकी है और इस बेसिस पे जो है वो अपनी एक रेपुटेशन बना चुकी है। तो ये एप्पल का कंपेटिटिव एडवांटेज। इसी तरह आपने अपने कंट्री के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करना है, उनका एनालिसिस करना है कि इनके पास क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है, इनके कंपेटिटिव एडवांटेज की जो है वो बेसिस क्या है, क्या कोर कम्पिटेंसीज इन्होंने डेवलप की है जो उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट को कैप्चर भी कर सकें, जो आप उनकी कोर कम्पिटेंसीज है वो उनको कंपेटिटिव एडवांटेज भी दे सकें। ठीक हो गया। आपने लेट्स सपोज आपने सोचना है कि जोंग के बारे में, जोंग की क्या कोर कम्पिटेंसीज है, जोंग आपने इस बारे में एनालाइज करना। जोंग ने ये देखा कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ऑलरेडी सेलुलर नेटवर्क जो है वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं, वो मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, बट दे हैव टू डेवलप सम कंपेटिटिव एडवांटेज। तो उन्होंने अपना क्या कंपेटिटिव एडवांटेज डेवलप किया? उन्होंने ये देखा कि हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेट सर्विस देने वाला कोई भी सेलुलर नेटवर्क नहीं है जो कि बहुत एफिशिएंट, जो कि बहुत प्रोडक्टिव इंटरनेट सर्विसेज दे सके और जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेजेस हों, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेजेस हों। तो उन्होंने जो बाकी ब्रांड्स कर रहे थे उन्होंने उन ऑफर्स को उन्होंने जो है वो लेस फोकस किया, बजाय उस एरिया के जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं था उस पे उन्होंने ज़्यादा काम किया, जो कि क्या था, जो कि था इंटरनेट पैकेजेस, जो कि इंटरनेट सर्विसेज। तो इस तरह उन्होंने अपनी ऐड के ज़रिए एक डिफरेंट अपनी पोजीशनिंग जो थी वो मार्केट के अंदर जो है वो कन्वे की। सो जोंग का क्या कंपेटिटिव एडवांटेज होगा? उनकी ये एबिलिटी कि वो आपको बेटर जो है वो सर्विसेज दे सकें, बेटर इंटरनेट पैकेजेस दे सकें। सो ये लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। तो अगले लेक्चर में हम जो है वो ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।